हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से आज एक बार फिर हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम प्रियम्बल की बात करेंगे। प्रियम्बल को प्रस्तावना भी हिंदी में कहते हैं, उसके साथ उद्देशिका भी कहते हैं। तो प्रियम्बल सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रियम्बल लाया आखिर कहाँ से गया। तो इसे हमें अब हमारे संविधान में यूएस से लाया गया था, लेकिन इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया। तो फिर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को समरी में एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब पहली बार 13 दिसंबर को मीटिंग हुई, सेशन पहली बार मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी। जब पहली सेशन 13 दिसंबर को हुई थी तो JL नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था कि हमें हमारे संविधान को किस तरह से तैयार करना है। उसे ही फिर बाद में हम लोग 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल मान लिए और उसी को बाद में प्रियम्बल में इंक्लूड कर दिया गया। अब समझते हैं कि प्रियम्बल आखिर होता क्या है। तो प्रियम्बल की भाषा समझते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले बी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वह लोगों के द्वारा निर्वाचित थी, यानी कि वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। इसलिए यहाँ पे द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजोल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवर्जन। अब इसके मतलब हम लोग समझते हैं। संप्रभुता का मतलब आखिर होता क्या है। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारा देश पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कोई भी निर्णय लेने से पहले हम लोगों को विदेशी मुल्क से नहीं पूछना चाहिए। अब आप लोग देखे होंगे 370 जब मोदी जी हटाए थे तब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, कुछ छोटे छोटे मुल्क भी 370 हटा दिया, 370 हटा दिया। क्या हो गया? हम लोग जो करें 77 मन करेगा 77 हटा दिए, 70 मन किया 70 हटा दिए। चिल्लाते रहो तुम लोग को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और फिर कल भी एक न्यूज परसों भी आया, आप लोगों ने देखा होगा कि तुर्की के राष्ट्रपति साहब ने कहा कि हम भारत को ड्रोन नहीं देंगे। तो तुम क्या सोचते हो कि ड्रोन फ्री में तुम लोग दे रहे थे? दूसरा जगह से ले लेंगे, अपना जहां से मन करिएगा वहां से लेंगे। और तुम क्या तुर्की से तुर्की नाम रखने से तुम सुपर पावर बन जाओगे? नाम बदलने से अगर भविष्य बदल जाता, किस्मत बदल जाती, तो सबसे पहले हम अपना नाम चाणक्य, अब्दुल कलाम, अशोक, अकबर सब रख लेते। बौरा। अब सोशलिस्ट सोवर्जन का मतलब समझ गए कि भारत पूरी तरह से संप्रभु देश है। उसे अपना निर्णय लेने से पहले या लेने के बाद किसी देश की ना तो सलाह की जरूरत है और ना मैं चाहता हूं कि कोई भी देश हमें सलाह दे। सोशलिस्ट मतलब हम लोग पूरी तरह से समाजवादी आदमी। हम लोग जो भी निर्णय लेंगे लोगों के हित में लेंगे। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत सचमुच भारत उसी दिन बन जाएगा। अंत्योदय की बात की थी। अंत्योदय का मतलब ही होता है अंतिम लोगों का भला होना चाहिए। हमारे देश में कोई भी नियम बनाने से पहले हमें उस देश के उस गरीब इंसान के बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये नियम बनाने से पहले उस इंसान का भला होगा। सर्वोदय की बात की है, सभी लोगों का उदय हो, सभी लोग खुशहाल बने। लेकिन एक बात और है कि हमारे देश में देखिए दो तरह की, पूरी दुनिया में दो तरह की देश चलती, दो तरह की नीति चलती है, कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो है कार्ल मार्क्स द्वारा लाया गया था। और जब नेहरू जी रशिया दौरा पे गए थे आजाद होने से पहले, तो वो बहुत इस नीति से प्रभावित हुए थे और उन्होंने कह दिया था कि भारत भी एक दिन समाजवादी देश बनेगा। और जैसा कि नेहरू जी ने भी बहुत सारे चीज को नेशनलाइज भी किया और समाजवादी दिशा में एक कदम भी उठाया। लेकिन एक चीज और है कि हम लोग देश तो समाजवाद चाहते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड किसी को समाजवादी नहीं चाहिए, सबको पूंजीवादी चाहिए। चलिए आखिर अब आगे बात करते हैं सेकुलर की। सेकुलर मतलब कि हमारा देश पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष पूरी तरह यानी कि पंथ निरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द हमारे संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो यूरोप में ऐसी बातें चलती है, क्योंकि यूरोप में चर्च लोगों पर बहुत जुल्म करता था, इसीलिए उन लोग धर्म को दूर रखते हैं सरकार से। जैसे कि आप सड़क पर टोपी नहीं लगा सकते, तिलक नहीं लगा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते। लेकिन हमारे देश में धर्म से दूरी नहीं है। आप चाहें तो रोड पर पगड़ी, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। आर्टिकल यहाँ तक कि 26, 27, 28 सब इसी के बारे में डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। तो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। धर्म को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता हमारे देश में है।
हमारे देश में आप सड़क पर नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो दशहरे में देखते हैं कि कितने धूमधाम से हम लोग सड़क पर मूर्ति बैठाते हैं। छठ मनाई जाती है बिहार में, महापर्व छठ आ ही रही है। डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक का मतलब समझते हैं कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ रिपब्लिक का मतलब भी समझ लेते हैं। तो देखिए, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों समझिए कि एक ही नाव के कश्ती हैं। अब डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र हो गया, मतलब कि लोगों का शासन होगा। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा प्रधानमंत्री साहब, वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन रिपब्लिक का मतलब हो गया हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट में बहुत डिफरेंस है। हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम साहब हैं, हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति साहब हैं। हमारे देश में हम लोग दोनों को इलेक्ट, डेमोक्रेटिक में प्रधानमंत्री भी हमारे देश में चुने जाते हैं और राष्ट्रपति भी। देखिए, अमेरिका भी रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक भी है, लेकिन यूके डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां हेड ऑफ गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन हेड ऑफ स्टेट वहां आज भी क्राउन है। इसीलिए इंग्लैंड आज भी रिपब्लिक नहीं है। एंड सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन। अब जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस मतलब न्याय हो गया। तो न्याय सिर्फ हमारे संविधान ने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, साथ में राजनीतिक न्याय की बात की थी कि सभी लोगों को आर्थिक रूप से भी न्याय दी जाएगी, सामाजिक रूप से भी कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो लिंग के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे। इसलिए 14 से 18 आर्टिकल में हम लोग राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, जो हमें फंडामेंटल राइट्स में पढ़ना है। अब बात करते हैं लिबर्टी की। अब लिबर्टी देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, ये तीनों कॉन्सेप्ट फ्रांस के संविधान से लाया गया था। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ थॉट, आप अपना विचार देश में कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप नेता हैं तो मंच पे जाइए, लोग आपकी सुनेंगे। लेकिन एक्सप्रेशन, आप अपना विचार के साथ साथ एक्सप्रेशन, भावना भी रख सकते हैं। बिलीफ, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी नेता पर विश्वास कर सकते हैं। फेथ, वर्शिप, ये सब तो धर्म से जुड़ा है। इसे इक्वलिटी, समानता की भी बात हमारे संविधान में की गई है। जैसे आप पूरी तरह से महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, दलित की बात नहीं करेंगे, हरिजन उसके जगह अगर शब्द प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हरिजन शब्द महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इसीलिए हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 18 के तहत ऐसा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, राजा, महाराजा, राजकुमारी जैसे टाइटल्स को भी बर्खास्त कर दिया गया और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस दिया गया। एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एमंग ऑल। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होता है। तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम लोग देश में भाईचारा बनाकर रखेंगे और देश को टूटने से बचाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या प्रीएम्बल को बदला जा सकता है, क्या इसमें अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के जरिए हो सकता है। तो इसमें पहले तो बेरूबेरी मामला को समझना पड़ेगा। तो बेरूबेरी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, हाँ इसे बदला जा सकता है 368 के जरिए। लेकिन बाद में अपने ही केस को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस, जिसका जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया, उसमें कहा कि प्रीएम्बल भी संविधान का हिस्सा ही है और प्रीएम्बल में हम लोग बदलाव जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जो जजमेंट दिए केशवानंद भारती केस का, जज का नाम था एम हिदायतुल्ला। बाद में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। अब किस तरह काम किया वो हम लोग आगे जाके तीसरे यूनिट में न्याय प्रक्रिया में पढ़ेंगे। अब जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो एक उसमें टर्म कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन था, तो वो उस समय मुझे याद नहीं रहा था, मैंने ही पढ़ाया था, तो इसका हम लोग आज डिस्कशन कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? तो इट इज अ सिस्टम हैविंग लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिटेड किया जाता है। जैसे आपको संविधान किसी भी, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी चीज का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी इंस्टीट्यूट का संविधान हो सकता है और वो अनलिमिटेड पावर देता है, जरूरी नहीं है। जैसे लीबिया का जो राजा थे
उन्होंने भी अपना संविधान लाया था और संविधान के जरिए इन लोगों पर इतना अत्याचार किया कि लोग अस्त त्रस्त हो गए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, संविधानवाद जिस देश में होगा उस देश में सरकार की पावर को सीमित कर दिया जाता है। अनलिमिटेड पावर सरकार के पास नहीं होगा। दैट इज गवर्नमेंट सेटअप हुज पावर आर वेल डिफाइंड। पावर को सीमित करने के साथ साथ वेल डिफाइंड भी कर दिया जाता है। इट इज नॉट आर्बिटरी। आर्बिटरी का मतलब होता है कि सरकार के मन में जो आया वो फैसला नहीं ले सकती है। जैसे मुगल काल में भी अपना संविधान था, शरिया लॉ था जिसके हिसाब से वो चलते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन नहीं था, संविधानवाद नहीं था, क्योंकि वो लोग समानता की बात कहीं ना कहीं नहीं करते थे, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बात नहीं करते थे। लेकिन जहां संविधानवाद होगा वहां इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब सारी बातें रहेगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलाइज संविधानवाद होना संविधान है तो यह जरूरी नहीं है कि संविधानवाद होगा। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे जो प्रमुख फंक्शन है वो प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। देखिए फीचर्स और फंक्शन दोनों बिल्कुल अलग है। फीचर उस दिन हम लोग फीचर्स पढ़े थे, आज हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। इसे तो मैंने पहले ही सोचा था कि प्रीएम्बल के बाद अगर हम लोग पढ़े तो ज्यादा समझ में आएगा। तो प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? कल मान लीजिए कोई दूसरा प्रधानमंत्री यहाँ बोलेंगे कि राइट टू लाइफ आज से खत्म कर दिया जाता है, आज से कोई लोगों को जब भी देखो गोली मार देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है जीने का अधिकार, जो कि हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, राज्य भी नहीं छीन सकती है। और अगर ऐसा किया तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस फैसले को खारिज कर देगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सभी के पावर को सेपरेट करती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार दिया है, एग्जीक्यूटिव को उसे पालन करने का अधिकार दिया है, तो जुडिशियरी को न्यायपालिका दिया है, न्याय करने का अधिकार। जिस दिन तीनों पावर एक हाथ में आ जाती है उस समय बहुत खतरा रहता है। जैसे अब मान लिए कि शाहजहां ताजमहल बनवाने के बाद हाथ काट दिए, अब जिसका हाथ काटे वो गए जाके दरबार में गए, बोले कि हुजूर मेरा हाथ काट दिया गया, अब शाहजहां गला भी काट देंगे। लेकिन ऐसा वर्तमान भारत में नहीं हो सकता। वर्तमान भारत में न्यायपालिका हमारी इतनी सशक्त है कि प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में बुलाया जा सकता है। याद कीजिए 12 जून 1975 का वो जजमेंट, जब इंदिरा गांधी को भी कोर्ट जाना पड़ा था। लिमिटेड गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार अपने हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चलेगी, सीमित सरकार होगी। चेक्स वेदर वर्क्स इन द फेवर ऑफ पीपल और नॉट, वो चेक करेगी कि क्या जो नियम कानून बन रहा है वो लोगों के हित में है या लोगों के हित में नहीं है। अगर वो लोगों के हित में नहीं होगा तो तुरंत उसे खारिज करने का काम किया जाएगा। बाइंड्स स्टेट टू सर्टेन गोल्स, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। जैसे स्टेट पर यह बाध्यता होती है कि स्टेट को कोई भी निर्णय लेना है तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, लोगों कोई पॉलिटिकली सोशली बैकवर्ड हो सकता है, कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकता है, तो सभी को समान लाने का काम कम से कम कोशिश सरकार करेगी। प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अब देखिए राइट्स, हमारे देश में लोकतंत्र अभी वर्तमान में तो सबसे अच्छा शासन करने का तरीका है, लेकिन लोकतंत्र में यह खतरा माइनॉरिटीज को हमेशा रहता है, क्योंकि मेजोरिटी जब भी चाहे एक ऐसे सरकार को गद्दी पर लाके बैठा सकती है जो माइनॉरिटीज को दबाए देगा। इसीलिए संविधान मान लिए कि कोई भी मेजोरिटी सरकार एक ऐसा राजा को या ऐसा प्रधानमंत्री को लिया जो माइनॉरिटीज का शोषण करता हो, लेकिन संविधान उसे बचाएगा शोषण करने से। इसीलिए संविधान माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। रूल ऑफ लॉ, अब रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रूल ऑफ लॉ का मतलब विधि का शासन होगा। हमारे देश में प्रधानमंत्री का शासन नहीं होगा, कानून का शासन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में रूल ऑफ लॉ की चर्चा की है, और कई ऐसे जजमेंट है जिसको केंद्र सरकार के हाल में ही आपने देखा कि 2-3 साल पहले नरेंद्र मोदी का एक फैसला, नरेंद्र मोदी ने एक डिसीजन लिया कि अब जो कोर्ट में जजों की नियुक्ति होगी वो सरकार तय करेगी। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तुरंत रद्द कर दिया एकदम खर्च।
प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र की तो रक्षा करेगी ही, ये तो आपको भी मालूम है। डिफाइन बाउंड्रीज फॉर ईच बॉडीज, अब सभी लोगों के बाउंड्रीज, लेजिस्लेचर का क्या अधिकार है और जुडिशियरी का क्या, कोई भी अपने बाहर बाउंड्री से बाहर ना जाए, कोई भी अपने क्षेत्र से बाहर ना जाए। अगर लेजिस्लेचर है तो कानून ही बनाए, कानून के पालन के बारे में ना सोचे। वैसे ही न्यायपालिका है तो उस लोगों के न्याय के बारे में ही सोचे, ये ना कि कानून बनाने लग गए। हालांकि कानून बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे सकती है संसद को कि आप ये कानून बनाइए। जैसे कि ट्रिपल तलाक में आपने देखा था, ट्रिपल तलाक को खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बाद में उसे संसद से उसे कानून, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने के लिए संसद ने उसे पास करवाया बिल, और फिर जाके यह संशोधन होकर कानून बन गया। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।